सो एवरीवन, हम एक रिसीट एंड पेमेंट काउंट और कैश बुक के डिफरेंस की बात कर रहे थे। अभी क्लास स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, तो वो एक पार्ट अलग से रिकॉर्ड हो गया। तो वो आज की क्लास का फर्स्ट पार्ट होगा। अभी हम सेकंड पार्ट पे आ गए, जहां से हम आज की क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बात हो रही थी, तन्वी आप आंसर दे रहे थे, रिसीट एंड पेमेंट काउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है? तन्वी आप आंसर दे रहे थे तो बेटा। वो डेट वाइज कैश बुक जो होती है वो डेट वाइज प्रिपेयर होती है, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ईयर में एक बार ही प्रिपेयर होती है। हाँ, कब होता है वो? ईयर में एक बार। ईयर एंड। हाँ, ईयर एंड पे। सो एक तो ये डिफरेंस है। कैश बुक डेट वाइज बनाते हैं हम, उसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसीट एंड पेमेंट काउंट ईयर के एंड पे रिकॉर्ड होता है। मींस ईयर के एंड पे बनता है एज ए समरी ऑफ कैश बुक। इट मीन रिसीट एंड पेमेंट काउंट किस पे डिपेंड करता है? कैश बुक पे। बट कैश बुक रिसीट एंड पेमेंट पे डिपेंड नहीं होती। तो पहले कैश बुक बनती है फुल ईयर, फिर उसकी समरी रिसीट एंड पेमेंट काउंट में आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये मेन डिफरेंस है, बाकी हमने डिटेल में बात कर ली थी लास्ट क्लास में। फिर रिसीट एंड पेमेंट काउंट के फॉर्मेट और डिफरेंस के बाद नेक्स्ट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट। इसकी मैंने एक फीचर बताई थी। मेन फीचर क्या थी वो, इफ यू रिमेंबर? रेवेन्यू आइटम्स होंगे। वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट में हम क्या लेते हैं? रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती हैं? फिर जल्दी से रिवर्ट किया करो। Which are recurring in nature. ऑफ। Which are recurring in nature. हाँ, विच इज रेकरिंग नेचर, और साथ में एक और पॉइंट होता है उसके अंदर। रेकरिंग इज गुड। एक और पॉइंट है जो मेन है। As only current year transactions. यस, ये दोनों वर्ड्स है बेटा। रेकरिंग भी है, मीन्स जो बार बार होती है, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग। मीन्स हमें अगर इनकम्स की बात कर रहे हैं तो भी वो रेकरिंग है, हमें बार बार रिसीव होती है। एक्सपेंडिचर भी हम अगेन अगेन करते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ वो इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स लेने हैं विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग डजंट मैटर, वेदर रिसीव्ड और अक्रूड डजंट मैटर। चाहे वो अभी पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, लेकिन वो अगर करंट ईयर का है तो उसे हम शो करेंगे, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये मेन बात हुई थी, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ लास्ट लेक्चर को। उसके बाद फिर हमने फीचर्स की बात की थी, ये डिटेल में हो चुकी। लेक्चर 1 आप ऐप पे देख सकते हो। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये बेटा आप कभी भी रीड कर लेना ऑन योर ओन। मैंने आपके साथ नोट शेयर कर दिया आपके ग्रुप में। फिर अब हम टर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर ड्रॉप हुआ था, तो यहीं से हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, नंबर 1, फर्स्ट वर्ड इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? किसी भी क्लब का, किसी भी एनजीओ का, एनपीओ का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको वहां पर एवरी मंथ, एवरी ईयर मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। उस मेंबरशिप फीस को ही बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ये क्लब की एक इनकम होती है, और ये मेजर इनकम में से एक है बेटा। रीड कर लीजिए एक बार। इट इज अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियडिकली, जैसे हम उनको मंथली प्लान दे सकते हैं, ईयरली प्लान दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, पीरियडिकली दे विल पे। ओके। और अगर ये सब्सक्रिप्शन एक क्लब को मिलती है, हमारा क्लब स्पोर्ट्स क्लब है, तो सब्सक्रिप्शन कौन पे कर रहा है एवरीवन? प्लेयर्स। कौन पे कर रहे हैं? सो जो खेलेंगे क्लब में। जो प्लेयर्स हैं वो पे कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स क्लब के अंदर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर बेटा गेम्स कोई भी हो सकती हैं, या एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, जैसे बेसबॉल, क्रिकेट ऑफ द, क्रिकेट फॉर द, मींस ये एक क्रिकेट एकेडमी हो सकती है। तो क्रिकेट के लिए हम एक क्लब बना सकते हैं, क्रिकेट क्लब फॉर द प्लेयर्स।
या ये एक स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है जिसमें सभी गेम्स हो सकती हैं। जैसे कई क्लब्स ऐसे हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं जहां पर हर तरह की गेम अवेलेबल है, तो वहां पर आप उसके मेंबर बन सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी गेम में है और वो वहां अवेलेबल है, तो आपको एक राइट मिल जाता है वहां जाके प्ले करने का। जैसे चंडीगढ़ के अंदर भी कई क्लब्स ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। तो ये किसी भी एनपीओ का, अब एनपीओ का मीनिंग ऑलवेज एनजीओ नहीं है बेटा। एनपीओ एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोचिंग सेंटर एक इंस्टीट्यूशन है। ये किसके लिए बनाया जाता है बेटा? कोचिंग सेंटर किसके लिए? टेल मी। सोसाइटी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? जो उसके पेड मेंबर्स हैं, जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। ये तो नहीं कि किसी भी कोचिंग सेंटर में तुम जाकर स्टडी कर सकते हो। तो वो चाहे वो वेलफेयर पर्पस के लिए फ्री में हो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल एक कोचिंग सेंटर हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लेकिन वो सबके लिए है। बट वहां जा कौन सकता है? गवर्नमेंट स्कूल में भी कौन क्लासेस अटेंड कर सकता है? जो उसके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। ये ये डिफरेंस हो सकता है कि एक कोचिंग सेंटर प्रॉफिट मोटिव है और गवर्नमेंट स्कूल एक सोशल मोटिव है। बट उसके लिए आपको उसका मेंबर तो बनना ही पड़ेगा बेटा। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि फ्री में सर्विस दी जाती है, ठीक है, योगा क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में पब्लिक पार्क्स के अंदर, तो वहां भी आपको मेंबर बनना पड़ेगा, तो आप उस फैसिलिटी को सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। किसी सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए जो हम पे करते हैं। सेकंड, एंट्रेंस फीस बेटा। It is received from new members only once when they join the organization. In the absence of any information, it is treated as revenue income. Means ये हर एक मेंबर से ली जाती है बेटा जब वो क्लब ज्वाइन करता है। ज्वाइनिंग फीस होती है ना फर्स्ट टाइम, दिस इज दैट। ये हर एक मेंबर से ली जाती है और ये भी क्लब की इनकम्स का एक मेजर पोर्शन है। तो फर्स्ट इनकम क्या हुई? टेल मी, फर्स्ट इनकम क्या थी? सब्सक्रिप्शन फी। सब्सक्रिप्शन। बेटा पार्टिसिपेट करोगे जितना एक्टिवली, उतना मेरी भी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज मेरे लिए भी टफ है। ऑनलाइन क्लास में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो टीचर्स को भी आ रही है ना प्रॉब्लम सेम। तो कोऑपरेट करिए। तो आपको बेटा पार्टिसिपेट तो करना है प्रॉपर। फिर फील नहीं आता ना कभी भी ऐसा कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। नहीं, हमें आता है कि हम विदाउट स्टूडेंट्स टीच कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जस्ट इट इज अ रूम जिसके अंदर हम बैठ के टीच कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो सामने नहीं है ना, प्रिटेंड कर रहे हैं हम कि स्टूडेंट सामने हैं। तो अगर आप यस नो कुछ डाउट्स कुछ ना कुछ बात करते रहोगे तो बेटर है बेटा। आपके लिए भी लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा और मेरे लिए भी सेम। सो फर्स्ट इनकम क्या थी एवरीवन? यस बेटा एस्टर। So what's the difference between subscription and entrance fee? सब्सक्रिप्शन एंड एंट्रेंस फीस। ओके बेटा, दैट इज टेकन पीरियडिकली। जैसे आपसे एवरी मंथ हम ट्यूशन फी चार्ज करेंगे, बट क्या हम एडमिशन फीस लेंगे आपसे एवरी मंथ? यस बेटा। No, sir. नो ना। when you take admission in any school, they charge one time admission fees from you, but every month they charge tuition fees from you. That's the same way. Entrance fees is only one time, जब हम किसी मेंबर से चार्ज करते हैं। लिखा हुआ है ना, it is joined once when they join the institute, when they join the organization. We will not take again and again. That's why नाउ आपके इस डाउट पे बेटा मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। समटाइम्स ये लिखा होगा कि एंट्रेंस फीस को हमें इनकम नहीं अज्यूम करना। इट इज नॉट इनकम, ये क्लब के ऊपर एक लायबिलिटी है। इस चैप्टर में ऐसा आएगा, एक नोट आएगा बेटा नीचे, अज्यूम एंट्रेंस फीस एज ए लायबिलिटी कैपिटल रिसीट। मीन्स क्योंकि हमें एक बार मिली है वन टाइम, और होल टाइम के लिए वो पर्सन हमारा मेंबर बन गया, तो उसकी उस पेमेंट को हमें कैरी करना होता है। लेकिन ये स्पेशल नोट के ऊपर है कि उसे लायबिलिटी अज्यूम करना है। अदरवाइज चाहे हमें मेंबर से सिर्फ वन टाइम मिलनी है, हम इसे इनकम अज्यूम करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन बनेगा जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, तो हमें ये नोट करना होगा कि एंट्रेंस फीस के लिए क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट दी होती है ना क्वेश्चन में, उनमें लिखा है या नहीं लिखा ये चीज। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है ना, in the absence of any information it will be assumed as
इनकम। बट मेज जो आप डिफरेंस पूछ रहे हो वो तो इतने है बेटा, दोनों ही पेमेंट्स मेंबर्स करते हैं। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ पीरियोडिकली। मीन्स अगर आपको 1 ईयर तक मेंबर रहना है तो आपको 1 ईयर की फीस देनी पड़ेगी। आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, बस इतना ही है। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो आपको, और नेक्स्ट ईयर अगर आप मेंबर होगे तो नेक्स्ट ईयर भी पे करोगे, जस्ट लाइक ट्यूशन फीस बेटा। अगर आप +1 में थे, +1 की फीस भी पे कर रहे थे, फिर +2 में चले गए, +2 की पे कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर जाओगे तो नेक्स्ट ईयर की पे करोगे। बट एडमिशन फीस वी विल चार्ज वन टाइम। ये दो चीजें हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. सर यस बेटा तन्वी। सर एंट्रेंस फी लाइबिलिटी ये तो चीज अगर मेंशन किए तो हाँ, तब उसको लायबिलिटी अज्यूम करेंगे। वो अभी क्वेश्चन आने दो, वहां पे समझा दूंगा। वो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि उसे हमें लायबिलिटी अज्यूम करना है। कैसे लिखा होता है? एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मींस जिसे आपको कैपिटल की तरफ लेके जाना है। कैपिटल कहाँ रहती है? लायबिलिटी साइड। जिसे हम अपनी डे टू डे इनकम नहीं मान सकते, रेकरिंग इनकम नहीं मान सकते, वन टाइम इनकम मान सकते हैं। तो वन टाइम इनकम ऑलवेज किसी के ऊपर भी एक लायबिलिटी होती है। जैसे आपने एक स्कूल में एडमिशन ली, आपने क्या पे किया? एडमिशन फीस। और आप उस स्कूल में जब तक रहोगे आपकी उसी एडमिशन फीस के अगेंस्ट आपको सर्विसेज मिलेंगी, आपको एक राइट मिलेगा उस स्कूल में एंटर करने का। ट्यूशन फीस आप एवरी मंथ पे करते हो, वो तो कोचिंग ले रहे हो आप। देखो व्हेन यू आर इन 7th क्लास तो आपने 7th की कोचिंग ली, 8th क्लास में 8th की कोचिंग ली। वो तो जो आप कोचिंग ले रहे हो उसकी फीस पे कर रहे हो। बट एक स्कूल में एंटर करने का जो राइट है वो एडमिशन फीस के बाद ही मिलता है आपको। तो इसलिए एडमिशन फीस को एक स्कूल अपने ऊपर एक लायबिलिटी भी अज्यूम कर सकता है। जब तक आप उस स्कूल में रहोगे तब तक उस स्कूल के ऊपर लायबिलिटी है, या इसे इनकम भी अज्यूम कर सकते हैं। ये अजम्पशन बेस्ड है। दैट्स वाई आप एज ए स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल लाइफ में एनपीओ नहीं बना रहे, तो आप सबको एक अजम्पशन दी गई है कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अज्यूम इट एज इनकम। अदरवाइज एंट्रेंस फीस के दोनों एस्पेक्ट्स हैं बेटा, ये इनकम भी हो सकता है और लायबिलिटी भी। जो चीज आपको रिसीव होगी वो आपके लिए इनकम भी बन सकती है और लायबिलिटी भी, क्योंकि रिसीट्स ही बनती हैं इनकम और रिसीट्स ही बनती हैं लायबिलिटीज। ये सब अभी आपको समझ आएगा आगे। अभी जस्ट मैं टर्म समझनी है सो दैट आई कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। चलो आगे बेटा, या किसी और का डाउट है अभी? और चलिए आगे। यस सर Yes, sir. थर्ड, इसे रीड करो। अब देखो ये आपके लिए ऑलवेज लायबिलिटी होगी। सर एक बार एंट्रेंस फी दिखाना प्लीज। थैंक्स सर। ओके, एंड आउट। नहीं सर, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा था। ओके जी, ठीक है बेटा। बाकी नोट्स आपके पास है रीड करने को, बाद में भी रीड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, और कुछ भी रीडिंग में डाउट आता है ना, आप व्हाट्सएप पे डाल दो ग्रुप में। कोई भी डाउट आता है मैं आपको रिवर्ट करूंगा उसमें भी। आपको नेक्स्ट क्लास तक वेट करने का नीड नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें पॉइंट्स होंगे तो आई विल से कि प्लीज़ कॉल, या मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू रिवर्ट करूंगा। थर्ड है लाइफ मेंबरशिप फीस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक क्लब आपको ऑफर देता है बेटा, समटाइम्स ऑफर सुनते हैं ना हम, कि अगर आप 1 लाख रुपीज देते हो तो आप लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हो उस क्लब के, तो आपको फिर शायद सब्सक्रिप्शन देने की नीड नहीं है एवरी मंथ। तो इट मीन या तो आप एवरी मंथ ट्यूशन फीस पे करो, या हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप परचेज कर लो। देन आप +1 में, बीकॉम में, +2 में, किसी भी क्लास में पढ़ते रहो, हम आपसे फी चार्ज नहीं करेंगे। तो वो एक बड़ी अमाउंट होगी या एक स्मॉल अमाउंट होगी आपसे जो लेंगे हम वन टाइम? टेल मी। बड़ी अमाउंट होएगी सर। बड़ी अमाउंट होगी ना? सर बड़ी अमाउंट होएगी। यस, अगर बेटा आपकी वन ईयर की फीस 70-80 थाउजेंड हो, तीनों सब्जेक्ट्स की मिलाकर,
या जितने भी सब्जेक्ट्स हम टीच करते हैं, आप अगर लाइफ मेंबर बन रहे हो या एक सब्जेक्ट के लाइफ मेंबर बन रहे हो, तो ऑब्वियसली हम आपको उस सब्जेक्ट को अनलिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं, चाहे आप +1 में या बीकॉम तक पढ़ो उसको या आगे कभी भी। तो आप उस क्लब के एक लाइफ मेंबर बन रहे हो, तो आपको ये कहा जाएगा पे 1 लाख या पे 2 लाख एंड टेक लाइफ मेंबरशिप। जब तब आपको एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन देने का नीड नहीं है। तो ये अगर क्लब को मिलती है तो डेफिनेटली बेटा ये लायबिलिटी होगी, बिकॉज क्लब को अब उस मेंबर से दोबारा कुछ नहीं मिलेगा, ओनली वन टाइम। तो क्या मैं उस पैसे को 1 ईयर का इनकम मान के राइट ऑफ कर सकता हूँ या नहीं? टेल मी। No, sir. अब इसको समझते हैं बेटा, यहाँ पे समझते हैं, जस्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, टर्म चलती रहेंगी आज, साथ साथ में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें नोट करवाऊंगा। जैसे आपके पास बेटा रिसीट्स हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट काउंट आपके लिए एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। यू नो नीड टू मेक एनी रिसीट एंड पेमेंट काउंट, इसलिए उसके न्यूमेरिकल्स हमें ज्यादा करने की नीड नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल आपके पास होंगे, ठीक है, अदरवाइज आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की नीड नहीं है उसकी, बिकॉज दैट फॉर्मेट विल बी गिवन टू यू रिसीट एंड पेमेंट काउंट में, रिसीट साइड। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है, रिसीट साइड पे लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 50,000। तो ये आपकी क्या है, इनकम है या लायबिलिटी है? Income. आप इसको यहां से कॉपी करोगे और इनकम साइड ले जाओगे। फिर सेकंड लिखा होगा टू एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फीस को आप यहां से कॉपी करोगे और कहां ले जाओगे? Income, sir. इनकम। बट यहां पे एक नोट है कि एंट्रेंस फीस को हम कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अगर इसको कैपिटलाइज करने के कहा जाए तो 30,000 रुपीज इनकम साइड नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे Expenditure. बेटा? एक्सपेंडिचर नहीं, लाइबिलिटी साइड। हाँ। Liability side. चलिए पहले मैं ये क्लियर करता हूं ताकि ये वर्ड कभी आगे दोबारा ना आए। बेटा जब आपको कोई चीज रिसीव होती है वो आपका एक्सपेंडिचर कैसे हो सकती है? टेल मी। जैसे मुझे आपसे फीस मिल रही है, तो क्या कभी भी फीस मेरे लिए एक्सपेंडिचर होगी? नहीं ना। No, sir. नो सर। रिसीट मेरे लिए दो ही चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, या तो ये आपके लिए इनकम है या आपके लिए ये लायबिलिटी है। अगर आपने उसे उस ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मींस वो आपको लगता है कि वो हमारी ये जो रिसीट है वो 2020-21 की है, तो वो 2021 की इनकम बन जाएगी। इट मीन जब 21-22 नया साल आएगा तब आपको फीस दोबारा मिलेगी, जैसे आपके साथ हुआ है बेटा। जब आप +1 में थे तो आपने +1 की फीस पे की, अब वो फीस कहाँ है? कहीं भी नहीं है। वो फीस आपका पिछले साल क्या बना, लास्ट ईयर क्या बना बेटा? वो एक्सपेंडिचर। और मेरे लिए वो फीस क्या बनी? क्या बनी? इनकम। यस बेटा, बट दैट्स ओवर ना। मैंने उसको अपनी इनकम साइड दिखाकर ओवर कर दिया, आपने उसको +1 के एक्सपेंडिचर साइड दिखाकर ओवर कर दिया, आगे वो कैरी नहीं हो रही। दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू नेचर, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। तो बेटा इनकम जो होती है ना वो रेवेन्यू नेचर की होती है और वो करंट ईयर से कंसर्न होती है। बट जो कैपिटल सीट्स होती हैं जिनको हम लायबिलिटी मानते हैं, इनका वैसे स्टैंडर्ड नेम क्या है? कैपिटल रिसीट्स। क्या बोलोगे? बोल के दिखाओ। Capital receipts. हाँ, तो फर्स्ट 4 लेक्चर्स बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं हमारे, वो फुल चैप्टर को कंट्रोल करते हैं। कैपिटल। हाँ, जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो आपके लिए लायबिलिटीज बन जाती हैं, और जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो आपके लिए इनकम बन जाती है। इट मीन रिसीट्स को अगर मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करूं तो रिसीट्स
दो तरह की होगी। कौन कौन सी? वन इज revenue receipts and second is capital receipts. तो इस चैप्टर को करने के बाद बेटा परमानेंटली ये चीज आपकी नॉलेज का पार्ट बन जाएगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके लिए कोई भी चीज कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स है बेटा वो जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाती हैं? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितनी भी कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस यस, जितनी भी कैपिटल सीट्स है वो कहाँ जाती हैं? Balance sheet. बैलेंस शीट। Balance अब हम यहाँ पे बिजनेस अकाउंट नहीं बना रहे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेम क्या रख दिया हमने? क्या रख दिया? Income and expenditure account. हाँ, तो लेकिन आपके लिए बेटा बेटर है ना कि जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे लाइफ में, वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा या उसकी जैसा कोई और नेम होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन रूल सेम रहेगा। अगर कोई रिसीट रेवेन्यू है, मींस अगर वो करंट ईयर की है और उसका लिंक इनकम या एक्सपेंडिचर के साथ है, तो वो पीएल अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। और अगर वो हमें होल लाइफ के लिए मिल रही है, तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एक परमानेंट सोर्स दिखाएंगे जो एवरी ईयर का होगा। बैलेंस शीट में जो पड़ा है बेटा वो हर साल का है, जो इनकम अकाउंट में आएगा वो सिर्फ करंट ईयर का है। इसलिए +1 की फीस +1 की इनकम साइड चलेगी। अब जो आप +2 में पे कर रहे हो मुझे, ये +2 की इनकम बन जाएगी। लेकिन बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है, वो कॉमन है। वो लास्ट ईयर भी थी, दिस ईयर भी है। तो ये आपके लिए आज की फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आपको कल नहीं बताया था। रिसीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन? क्या सबको याद हो गया ये 2 वर्ड्स? कौन कौन से बेटा? नंबर 1 Revenue receipts. एंड नंबर 2 Capital receipts. वेरी गुड, कैपिटल। यस बेटा। रेवेन्यू सीट्स कहाँ आएंगी? Income and Profit and expenditure. loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या इस चैप्टर में उसका नेम क्या है? Income and Income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साइड आएंगी? इनकम साइड की एक्सपेंडिचर साइड? income. Income. यस। तो आई थिंक ये बेटा बेसिक लाइंस है। अगर इसको भूलते हो, इस चैप्टर को करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है अगर हम इन बातों को ही भूल जाते हैं आगे जाके। तो रिसीट्स 2 हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स ऑलवेज इनकम बनेंगी, कैपिटल रिसीट्स विल ऑलवेज बी लायबिलिटी। उसे मैं बैलेंस शीट में संभाल के रखूंगा, आई विल कैरी इन द बैलेंस शीट फॉर एवर, या जब तक वो मेंबर है। अब मेंबर की लाइफ है ना भाई, कभी तो उस मेंबर की डेथ होगी। जब तक वो मेंबर हमारा मेंबर है, तब तक उस रिसीट को हम क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीट। और आगे जाके वो कैपिटल में ही प्लस हो जाएगी, बस वो खत्म हो जाएगी बैलेंस शीट में, वो इनकम कभी नहीं बनेगी। तो दैट्स वाई जब हम यहाँ आते हैं और बेटा, और इन टर्म्स में ना स्टूडेंट्स को फुल ईयर डाउट्स रहते हैं, है ना। तो बेटर है हम आज ही अंडरस्टैंड कर लें, फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स वाई मैं न्यूमेरिकल बहुत लेट स्टार्ट करता हूँ। पहले हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चैप्टर को लेके। पार्टनरशिप फंडामेंटल में भी 3 लेक्चर्स हमने थ्योरी पे लगाए थे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में गए थे हम। सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस नॉर्मली इनकम है, नॉर्मली इट इज ए इनकम, बट स्पेशली कभी कभी Liability. Liability. लेकिन वो लायबिलिटी कब मानेंगे? जब उसको कैपिटलाइज कर देंगे. जब उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। और लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अजम्पशन 2 नहीं है, एक ही अजम्पशन है बेटा। ये ऑलवेज क्या है आपके ऊपर? लायबिलिटी। लायबिलिटी। और इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल receipt. क्या बोलेंगे बेटा? Capital receipt. कैपिटल सीट्स। ठीक है, अब यहां तक डाउट किसी को? चलिए आगे। नेक्स्ट इज, आप चाहो तो इनको नोट भी कर रहे हो या नोट्स वगैरह सही है। चलिए 4th पॉइंट, 4th इज एंडोमेंट फंड बेटा। एंडोमेंट फंड, इसको रीड करो बेटा एक बार, एंडोमेंट फंड को। हाउ टू राइट हियर?
बेटा 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। ऑफ राइट हियर। यहाँ से कुछ ये तो चलो ठीक है। क्या ऑप्शन कोई लिखने की? टाइम नहीं है, बच्चे भी कर जाते हैं। बेटा 1 मिनट वेट करें, मैं मार्कर ट्राई कर रहा हूँ, अगर मार्कर चल जाए इस पीपीटी पे। हो गया है ना? नेक्स्ट वो तो हो जाएगा। वहाँ पे फुल स्क्रीन के ऑप्शन के नेक्स्ट और प्रीवियस के बीच में था ना एक button, अच्छा, उसके अंदर फुल स्क्रीन। अच्छा फिर हो जाएगा। अब वापस वापस जाना हो तो नहीं, मैं तो कर दिया बंद, रिकॉर्डिंग नहीं कर दी मैंने। अच्छा यहाँ से ऐसे एंड है ना, एंड शो कहाँ पर स्क्रीन ये ठीक है, ठीक। ये बेटा स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा, साउंड आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन शो कर रहा हूँ आपको भी फिर से। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट पे आ गए थे हम। 3 पॉइंट से डाउट किसी के? No, sir. ओके, फोर्थ पॉइंट बेटा, एंडमेंट फंड। हाँ, तो एक्चुअली मार्केट नहीं चल रहा था, अभी इसको मेन पॉइंट करने के लेते हैं। इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, तो दैट्स वाई हम इसको क्या ज्यूम करेंगे? इनकम। एंड सेकंड, एंट्रेंस फीस नॉर्मली अजम्पशन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन की इनकम है, क्योंकि हम उसको क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसीट। इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे ना इनकम वर्ड लिखा हुआ है, अदरवाइज इसको हम लिख सकते हैं रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। अगर रेवेन्यू रिसीट है तो हम इसको इनकम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज ए कैपिटल रिसीट है, इट इज ऑलवेज ए कैपिटल रिसीट, और हम इसको लायबिलिटी साइड लेके जाएंगे, ये आपके लिए बनेगी लायबिलिटी। सो ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाऊं, चलूं आगे बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो फाइनली बोल रहा हूँ, रिसीट्स दो तरह की है, कौन कौन सी? हाँ जी, कौन कौन सी? Revenue receipt and capital Revenue receipt. receipt and capital receipt. एंट्रेंस फीस कौन सी रिसीट है? Me. Revenue. रेवेन्यू। और सब्सक्रिप्शन? Revenue. Revenue. लाइफ मेंबरशिप फीस? Capital. Capital. यस, वेरी गुड। और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ आनी है? Income and expenditure. Income. PLNM. बेटा पीएल नहीं बोलना तनु, पीएल नहीं बोलना बेटा। वो एक और बात हुई है कि पीएल अकाउंट को ही हम
यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पीएल काउंट, हाँ बेटा पीएल नहीं बोलना प्लीज, पीएल बिजनेस में होता है और एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोनों का मीनिंग सेम है बट नेम्स डिफरेंट डिफरेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और किस साइड, किस Liability. साइड, इनकम साइड बेटा। ओके, फोर्थ है एंडोमेंट फंड। इसको रीड करें। एंडोमेंट फंड हमें किसी के गिफ्ट से मिलता है। गिफ्ट मींस अगर कोई पर्सन चैरिटी में हमें अपनी प्रॉपर्टी देता है या हमें अपना कोई बैंक बैलेंस दे रहा है तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस भी साथ में अटैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोमेंट फंड इज अ सीट फॉर मेकिंग बिल्डिंग फॉर पुअर चिल्ड्रन। वहां पर पुअर चिल्ड्रन के लिए बिल्डिंग बनेगी और जहां उनकी फ्री एजुकेशन क्लासेस चलेंगी, तो वो हमें गिफ्ट मिलेगा किसी भी पर्सन से। तो वो एक रिसीट होगी डेफिनेटली, बट वो एक परमानेंट रिसीट होगी और उसके अगेंस्ट एक पर्पस होगा और इसलिए वो कभी भी आपके लिए इनकम नहीं है। वो आपके लिए कौन सी रिसीट है बेटा? इट इज ट्रीटेड एज ए Capital. कैपिटल रिसीट। तो अब आपके पास दो रेवेन्यू आ गई, दो कैपिटल आ गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा सबको साथ साथ में याद भी हो रहा है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट हूं यहाँ पे तो मुझे याद हो रहा है सब्सक्रिप्शन इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू। रेवेन्यू, बट वहां पे नोट हो सकता है। ठीक है, ये माइंड में नोट करना है आपको। अगर नोट है तो कैपिटल रिसीट भी बन सकती है, बट एंडोमेंट फंड ऑलवेज क्या है? Liability. कैपिटल रिसीट। ठीक है, नेक्स्ट। सर फोर्थ पॉइंट फिर समझाना। कौन सा? फोर्थ। एंडोमेंट फंड बेटा इसका मतलब होता है कि अगर किसी से कोई गिफ्ट आता है, ये एक हमारी रूटीन इनकम्स नहीं होती हैं। हमें ये चैरिटी में पैसा मिलता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस में जब तक पैसा नहीं लगता तब तक वो आपके लिए अलग से लायबिलिटी साइड रहता है। जैसे एंडोमेंट फंड फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है तो आप इसे इनकम नहीं अज्यूम कर सकते ना। ये जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तब तक वो पैसा आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। ये रूटीन इनकम्स नहीं है, ये कभी कभी मिलता है किसी भी डोनर से। डोनेट करने वाले लोग होते हैं ना, तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी में से डोनेट कर सकता है, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में से बैंक बैलेंस डोनेट कर सकता है, कुछ भी ऐसा, लेकिन उसके साथ एक पर्पस होगा। जैसे कई लोग टेम्पल में डोनेशन देते हैं फॉर मार्बल, वहां पे मार्बल लग रहा है तो वहां पे मार्बल के लिए डोनेशन आती है। तो फिर वो चर्च के अंदर, टेम्पल के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, कहीं भी ऐसा आप देखोगे, आप जाते रहते हो, विजिट करते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, वहां पे चैरिटीज होती हैं, डोनेशंस आती हैं, और कई बार उस डोनेशन का एक पर्पस होता है। आपसे कहा जाता है कि बेटा हम 3 रूम्स न्यू बना रहे हैं या हम फ्लोर पे मार्बल लगा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो उसकी भी कुछ एक अमाउंट होती है कि आप मिनिमम इतना दे सकते हो, मैक्सिमम नो लिमिट। बट वो पैसा जो भी आप दोगे 11,000, 51,000, 1 लाख, वो उस मार्बल को लगाने के लिए ही यूज होगा। दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। ओके सर। इट इज ए कैपिटल रिसीट, इसलिए ये नॉर्मल रिसीट नहीं है, ये स्पेशल रिसीट है बेटा। देन आता है डोनेशन बेटा। डोनेशन 2 तरह की होती है, इसको रीड करो एक बार। स्पेसिफिक डोनेशन एंड जर्नल डोनेशन। अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो क्या होगी आपके अकॉर्डिंगली? व्हाट डू यू थिंक? ये इनकम होगी या लायबिलिटी होगी? Liability. लाइबिलिटी। यस, जब तक वो पर्पस, यस बेटा, जब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं होता
तब तक वो लायबिलिटी रहेगी। लेकिन जनरल डोनेशन आती रहती है बेटा, चाहे वो स्मॉल अमाउंट की हो या बिग अमाउंट की हो। अब इसके नीचे यहाँ पे आई थिंक मेंशन करना रह गया बेटा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड, कौन सी रिसीट है ये? कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल रिसीट है, और ये कहाँ जाएगी? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में किस साइड? लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड। और जर्नल डोनेशन जो होती है वो जर्नल पर्पस के लिए होती है, उसमें कोई पर्पस मेंशन नहीं होता, चाहे वो बड़ी अमाउंट की रिसीट हो या स्मॉल अमाउंट की रिसीट हो। हम उसको क्या अज्यूम करेंगे? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। और वो क्या बन जाएगी? इनकम। इनकम। तो अगर पर्पस मेंशन, यस बेटा, अगर पर्पस मेंशन है तो वो एक स्पेसिफिक रिसीट है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। जैसे आप कभी कोई चैरिटी कर रहे हो तो पर्पस मेंशन कर रहे हो कि ये पैसा किस पर्पस पे यूज होना चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन होगी। सेम एंडोमेंट फंड जैसा ही हो गया। एंडोमेंट फंड और स्पेसिफिक डोनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही जो जनरल डोनेशन है वो आती रहती है हमारे पास। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बेटा चैरिटी तो आएगी ना, तभी तो चैरिटेबल है। तो चैरिटी में बड़ी अमाउंट आए स्मॉल अमाउंट आए वो आपके लिए इनकम है। बट समटाइम्स एक नोट होता है, अगर बड़ी अमाउंट है ना बेटा उसको लायबिलिटी अज्यूम कर लो, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट तो डिसाइड नहीं कर पाओगे ना बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट क्या होती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो बड़ी अमाउंट्स आती हैं वो आती ही किसके लिए है? स्पेसिफिक डोनेशन के लिए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज बेटा यू आर गोइंग टू ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आप टेम्पल चर्च या किसी भी जगह पे जाते हो, तो ये बताओ वहां पर आप कितने चैरिटी करते हो नॉर्मली? कितने रुपीस की चैरिटी होगी वो? 10 नॉर्मली रुपए। 10 रुपीज और 50, 100, 200, ज्यादा से ज्यादा होगा। आपका आज बर्थडे है और कई लोग ऐसा मानते हैं और कुछ लोगों का प्रैक्टिस भी है कि वो बर्थडे वाले डे अगर टेम्पल जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं तो वो वहां पे 500 रुपीज डोनेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन बर्थडे केक एंड पार्टीज। उनका बिलीफ सिस्टम होता है कि वी शुड डू सम चैरिटी, या दोनों। तो वो जो चैरिटी करते हैं वो मे बी 500 या 1000, लेकिन जब आप ड्रॉप बॉक्स में चैरिटी ड्रॉप करते हो तो आप वहां पे कोई स्लिप थोड़ी लगाते हो कि ये 500 रुपीज आई एम गिविंग फॉर दैट पर्पस। नो, यू आर जस्ट गिविंग चैरिटी। लेकिन जब आप 1 लाख रुपीज डोनेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बड़ी अमाउंट है। तो क्या वो आप ऐसे ही ड्रॉप कर दोगे या आप प्रॉपर ट्रस्ट को दोगे और कुछ साथ में मेंशन भी करोगे मैं किस पर्पस के लिए दे रहा हूं? ऐसा होगा ना? इन दोनों में आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब बड़ी अमाउंट्स की चैरिटी होती है उनका ऑलवेज एक पर्पस होता है और यू कैन मेंशन दैट पर्पस ऑल्सो, इसलिए वो स्पेसिफिक डोनेशंस का पार्ट बन जाती हैं। तो जो जनरल डोनेशन होती है वो स्मॉल अमाउंट्स की होती है। बट अब एज ए स्टूडेंट हम स्मॉल और बिग में डिफरेंस नहीं कर सकते। आपके सामने तो अमाउंट होगी 10,000 भी आपके लिए वही है, 1000 भी वही सेम है। तो दैट्स वाई आपको बता दिया कि अगर कोई पर्पस है तो कैपिटल, कोई पर्पस नहीं है तो इट्स ए रेवेन्यू। सर एक्सक्यूज मी, यस बेटा। तो जैसे आप बता रहे डोनेशन में एक बड़ा अमाउंट होगा एक छोटा अमाउंट होगा। अगर क्वेश्चन में हमको डोनेशन 2 बार दी हुई, बड़ा अमाउंट है छोटा नहीं अमाउंट नहीं है। ऐसे देंगे बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको डोनेशन 2 बार ऐसे आएगी, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, डोनेशन फॉर मैच, डोनेशन फॉर दिवाली पार्टी, डोनेशन फॉर न्यू ईयर पार्टी, ऐसा एक मेंशन होगा। एनपीयूज में ऐसा होता है, डोनेशन फॉर फ्री गिफ्ट्स टू प्लेयर्स। तो अब अगर डोनेशन फॉर है, फॉर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारा स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां पे हम मैचेस करवाते हैं तो डोनेशन फॉर मैच, तो ये क्या बन गई? स्पेसिफिक। अब सिंपल लिखे टू डोनेशन तो वो आपकी इनकम है। अब 2 बार नहीं लिखा होगा टू डोनेशन, ये नहीं होगा, क्योंकि डोनेशन का एक सिंगल अकाउंट बनता है लेजर के अंदर, सब डोनेशंस वहीं आती हैं। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब वो कोई बड़ी अमाउंट डोनेट करेगा तो वो जनरल पर्पज के लिए नहीं होगी, उसका एक पर्पज होगा बेटा। या तो एनपीओस खुद आपको बोल रही हैं कि इस पर्पज के लिए डोनेशन करो, या आप अगर 1 लाख रुपीज डोनेट कर रहे हो तो उसका एक पर्पज तो दोगे ना कि आप क्यों कर रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट क्यों कर रहे हो आप।
आप खुद से कह सकते हो कि इस पूरे फ्लोर पे मार्बल लगेगा, ऐसा है ना। आप जहां भी जाते हो बेटा, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, अगर आपको लगता है वहां पे फ्लोरिंग अच्छी नहीं हुई हुई, तो 1 लाख रुपए डोनेट कर दो। कल ही लग जाएंगी टाइल्स, टाइल्स क्या मार्बल क्या कल लग जाएगा। तो वो आप बोलोगे कि आई वांट कि यहाँ पर प्रॉपर फ्लोरिंग हो, मैं खुद 1 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ, तो क्या उनको ऑब्जेक्शन होगी कोई? नो, आप कर सकते हो। तो बड़ी अमाउंट्स का हमेशा एक स्पेसिफिक रीजन होता है, चाहे आप अपनी चॉइस से कर रहे हो या आपसे कोई उस रीजन से मांग रहे पैसे। बिल्डिंग बन रही है तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो वहां पे। अदरवाइज सिंपल डोनेशन मीन्स इनकम। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? So what is the difference between specific funds and endowment funds? कोई डिफरेंस नहीं बेटा। स्पेसिफिक डोनेशन एंड एंडोमेंट फंड में बस एक लिटिल बिट डिफरेंस है। एंडोमेंट फंड अगेन एक स्पेसिफिक है कि कभी कभी मिलता है हमें किसी डोनर से। जो डोनेशंस हैं वो जनरली हम रिसीव करते रहते हैं। ये तो एक नॉर्मल अकाउंट है जहां लिखा होता है डोनेशन फॉर पुअर चिल्ड्रन, तो आप डोनेट कर सकते हो, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज हो गया। नॉर्मल एक ड्रॉप बॉक्स लगा है, वहां पे 5 रुपीज डाल दो या 50 रुपीज या 500, वो किसी पर्पज के लिए नहीं है। तो डोनेशंस हम नॉर्मली रिसीव करते हैं, बट कभी कभी जो मिलता है वो है एंडोमेंट फंड, जो कोई डोनर अपनी प्रॉपर्टी क्लब के नाम कर देता है। तो क्या ये रूटीन में होता है? बताइए। No, sir. No, sir. नो तो वो हो सकता है। तो सर मतलब एंडोमेंट फंड बड़ा अमाउंट होता है फिर? यस, ये बड़ा अमाउंट होता है बेटा हमेशा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जा रहा है। उसकी इनकम भी उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज होगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड थे, ये एक रियल एग्जांपल है। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, उनकी एक प्रॉपर्टी थी किसी एक सिटी के अंदर। उस प्रॉपर्टी के अंदर 10 शॉप्स थी, 10 शॉप्स। उन शॉप्स का एक रेंट आता था। उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी शॉप्स एक टेम्पल को चैरिटी में दे दी। अब वो ही वॉज ए वेरी रिच पर्सन, उसका चंडीगढ़ में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो यहाँ पे वेल सेटल्ड है। बट उसकी पंजाब में एक सिटी के अंदर शॉप्स थी जहां से उसको रेंट आता था। अब वहां पे एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, एक टेम्पल था जो उनके कंसर्न में था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 10 की 10 शॉप्स एक टेम्पल को डोनेट ही कर दी। अब वो 10 शॉप्स किसके नाम पे है? टेम्पल के नाम पे। उन शॉप्स का रेंट किसको आता है? टेल मी। टेम्पल को। टेम्पल को आता है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, मेरे फ्रेंड ने क्या किया बेटा, साथ में टेम्पल को एक स्पेसिफिक पर्पस दे दिया कि इस प्रॉपर्टी का यूज या इससे आने वाली इनकम का यूज क्या होगा, एवरी मंथ आपको पुअर चिल्ड्रन की हेल्प करनी होगी। तो उसके नाम से उस टेम्पल में एक ट्रस्ट बनी, ठीक ना, जो भी फ्रेंड का नेम था उस नेम से एक ट्रस्ट बनी, और वहां पर आज कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। उन शॉप से जो रेंट आ रहा है, एक रेंट आ गया से एक शॉप का रेंट है 20,000, तो 10 शॉप्स का कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख रुपीज उसकी एक इनकम बन गई, जो टेम्पल की इनकम बन गई। अब पर उस 2 लाख की टेम्पल इनकम टेम्पल कहाँ यूज करेगा? कहाँ यूज करेगा? वो पुअर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यस बेटा। अब वहां पे उन शॉप्स के ऊपर एक, जैसे शॉप्स थी वहीं पे ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई, वहां पे क्लासरूम्स बनाए गए, और जो 2 लाख रुपीज का मंथली इनकम आता है वहां पे वेल एजुकेटेड टीचर्स रखे गए और उनको सैलरी दी गई। टीचर्स को थोड़ी फ्री पढ़ाएंगे, वो टीचर्स को तो सैलरी चाहिए। फिर बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हो, उनसे फीस ले लो, टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता। स्कूल टीचर है वो, मान लो, तो उसको तो टीच करना है, स्कूल से सैलरी मिलती है। अब उन टीचर्स को कहां से सैलरी मिलती है? टेम्पल से, और वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है, तो कितना वेलफेयर हो गया बेटा। वो गरीब बच्चे जो स्कूल की फीस तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दी जा रही है वहां पे। तो ये एक पर्पस हो गया। अब वो जो 2 लाख रुपीज का मंथली इनकम क्रिएट हुआ, वो टेम्पल कहीं और यूज नहीं कर सकता। जबकि आपको पता है अगर 2 लाख रुपीज का एक नॉर्मल इनकम होता, वो टेम्पल अपने किसी पर्पज के लिए यूज करता। टेम्पल में कोई बिल्डिंग बनानी है, या टेम्पल के जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वहां की जो एम्प्लॉयज को सैलरी जाती है, वहां पे जो पंडित जी हैं उनको सैलरी मिलती है, ऐसे टेम्पल में भी तो फंडिंग चाहिए ना। लेकिन टेम्पल उस 2 लाख रुपीज में से 1 रुपया भी
अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, बट प्रॉपर्टी टेम्पल के नाम पे है, ना उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं वो, ना ही उससे मिलने वाली रेंटल इनकम को अपने किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्पेसिफिक ना, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। आई थिंक आप समझ गए इस एग्जांपल से सब लोग। सर एक डाउट है बोलो। सर, जैसे हमको कैसे पता कि वो उसी स्पेसिफिक कॉस्ट के लिए यूज कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, एक ट्रस्ट बनती है, एक ट्रस्ट बनती है, वो ट्रस्ट उस चीज का ध्यान रखती है। हर जगह पे ट्रस्ट है बेटा, अदरवाइज तो ट्रस्ट, ट्रस्ट का मीनिंग क्या है? ट्रस्ट कि हम एक ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पे, एक मेंबर्स बना दो आप, वो लोग लुक आफ्टर करेंगे ना, ध्यान रखेंगे वो। तो हमें जिस पे ट्रस्ट होता है हम उसको वहां का, जैसे उस सिटी के अंदर उसको जो भी जानते थे, 4-5 पर्सन जानते हैं ना, जो उसके अपने नोन रहे होंगे, है ना, उनके खुद के रिलेशन में होंगे, तो उसको उसने उस टाइम उस शॉप्स का, उस एजुकेशन सिस्टम का ट्रस्टी बना दिया। ऐसे होता है बेटा, जो चैरिटेबल चीजें होती है ना, ट्रस्टीज बनते हैं इसमें। तो एक ट्रस्ट बना दी, उस ट्रस्ट का एक प्रधान जी होते हैं ना, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रधान जी होते हैं, वो ट्रस्टी बन जाता है। वो लुक आफ्टर करता है, वो ध्यान रखता है कि रेंट कितना आया, फिर रेंट का क्या क्या यूज हुआ। मोस्टली ये सब चीजें बैंक के थ्रू होती हैं। अब रेंट बैंक में डिपॉजिट होगा, और बैंक से टीचर्स को सैलरी जाएगी, बुक्स जाएंगी, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो फिर हो गया बस बेटा। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी? रेंट आ रहा है तो चेक से आ रहा है, और जिन जिनको पेमेंट जा रही है वो भी चेक से जा रही हैं। फिर एक ट्रस्टी भी है वहां पे देखने के लिए, एक ट्रस्ट भी बनाई गई, एनजीओ की होती है, एनपीओ की होती है। तो इस तरह से अब मेरे फ्रेंड को देखने की जरूरत नहीं है, बट वो जब कभी चाहे वो वहां पे विजिट कर सकता है, वो अकाउंट चेक कर सकता है, बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर सकता है, क्योंकि वो एक तरह से वो एक चेयरपर्सन हो गया वहां का। बट वो कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे फ्रेंड का बिजनेस थोड़ी है। जबकि वो मेरा फ्रेंड चाहता तो वो क्या कर सकता था, उसी का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता था। उसी 2 लाख रेंट इनकम से एक कोचिंग सेंटर खोल सकता था, वहां से उसको फीस आती, वो बिजनेस हो जाता। बस ये डिफरेंस है बेटा, कि हमारा पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, हमारा पर्पस वेलफेयर मोटिव है, सर्विस मोटिव है, और अकाउंट्स दोनों में बन रहे हैं। यही तो आपको समझा रहा हूँ कल और आज में 2 लेक्चर्स में। आपको लगेगा हमें चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, यही हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बेटा। जबकि इसमें हार्डवर्क इन्वॉल्व है मेरा और आप दोनों का, बट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले अगर हमने इन टर्म्स को क्लियर कर लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट, तो हमें पहले से पता होगा विच इज रेवेन्यू, विच इज कैपिटल। तो उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उसने वेलफेयर पर्पस रखा, ट्रस्टी बना दिया, वो सब अरेंजमेंट हो गया। अब कोई वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक है, कोई करप्शन नहीं होगी वहां पे। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ऐसी सिचुएशन में क्या फिर जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है क्या वो चेंज कर सकता है उसका रेंट एंड ऑल? हाँ वो कर सकता है, वो ट्रस्टी के अंडर होगा। जैसे शॉप्स का रेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ वो तो होगा बेटा, रूटीन में जो होता है वैसे ही होगा। एवरी ईयर रेंट इंक्रीज होगा, पर जो भी इंक्रीमेंट के बाद रेंट आएगा, वो रेंट उस ट्रस्ट के अंदर आएगा जो टेम्पल के अंदर बनाई गई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो पर्पस वहीं पे खर्च होगा। जैसे पहले रेंट आता था 2 लाख, अब नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 2,20,000। तो 2,20,000 भी किस पर्पस के लिए यूज होगा? एजुकेशन पर्पस के लिए। टेम्पल को खुद के लिए 1 रुपी भी नहीं मिलेगा, सिंगल रुपी भी उनको नहीं मिलेगा। ये है बेटा एंडोमेंट फंड। बट वो प्रॉपर्टी टेम्पल के नेम से है, वो इनकम एक बार टेम्पल के पास आएगी, बट उसको उस पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। तो ऐसी चीजें होती रहती है बेटा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एनपीओज में, एनजीओज में। जैसे अब कई एनजीओज फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करवा रही हैं, कोविड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। ये सब कोई बिजनेस थोड़ी ना, हॉस्पिटल वाले तो बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पे। डेली न्यूज आती है बेटा हॉस्पिटल्स की, कि वो लोग कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा हाई चार्जेस ले रहे हैं पेशेंट से। तो उनको तो एक प्रॉफिट कमाने का वे आउट मिल गया। उनके लिए तो कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए तो कोविड का मीनिंग अच्छी बात है कि कोविड हो रहे 2 साल और 3 साल रहे, ताकि वो लोग कमाते रहें। लेकिन जो एनजीओज हैं उन्होंने इसको वेलफेयर पर्पज के लिए यूज करें। फंडिंग दोनों को चाहिए, तो इसलिए वो फंड कहां से बना? एंडोमेंट फंड से बना। अब अगर हम नॉर्मली टेम्पल को बोलें, एस्टर अगर तुम नॉर्मल किसी टेम्पल या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बोलो कि आप 100 स्टूडेंट्स को फ्री टीच करोगे,
तो वो क्या बोलेंगे कि ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? ट्रस्ट। हु विल फाइनेंस, फंडिंग कौन करेगा? अब बोलो आई विल गिव फंड्स, तो ओके वो कर लेंगे, क्योंकि वो तो बने ही वेलफेयर पर्पज के लिए ना, बट दे नीड फंड्स। तो एंडोमेंट फंड उस पर्पज के लिए बनाया जाता है कि जब किसी एनपीओ को मिले तो वो उस पर्पज को कंप्लीट करे। आई थिंक क्लियर बेटा, चले आगे। तो देखिए आपके एक छोटे से डाउट पे हम इतना डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लेगेसी। लेगेसी। लेगेसी क्या है बेटा? ये एंडोमेंट फंड से थोड़ा सा अलग है। ये लीगल विल के अंडर डोनर बिफोर हिज डेथ होता है ना, डेथ से पहले क्या बनती है? विल। विल समझ लो सब लोग ना। Yes, sir. Before death, any person can make his or her will to donate property, any bank balance to any NPO. नॉर्मली विल हम बनाते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, फैमिली के मेंबर्स के लिए। एक पर्सन विल के अंदर अपनी वाइफ का नेम मेंशन करता है, अपने बच्चों का नेम मेंशन करता है। वो तो एक नॉर्मल विल है जिसका हमारे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, वो तो हमने अपनी फैमिली के लिए बनाई। लेकिन एक पर्सन चाहे तो उसका एक पार्ट किसी एनजीओ एनपीओ को डोनेट भी कर सकता है। तो जो लीगल विल के अंडर आता है वो है लेगेसी। रीड करो इसको बेटा, यहाँ पे डिसीज पर्सन है बेटा। नाउ इफ यू सी एंडोमेंट फंड और इसमें क्या डिफरेंस है? एंडोमेंट फंड के केस में किसी पर्सन की, डोनर की डेथ थोड़ी ना है। बिफोर डेथ आप एंडोमेंट फंड दोगे, लेकिन यहां पर ऑन डेथ दिया जाता है सब कुछ। तो इसलिए इस टर्म को एंडोमेंट फंड से अलग कर दिया गया, और इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस भी नहीं होता। बट क्या ये बार बार मिलेगी किसी से हमें, या वन टाइम मिलेगी? One time. वन टाइम, यस। तो इसके लिए बेटा हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि इसे इनकम कब अज्यूम करना है और इसे लायबिलिटी कब अज्यूम करना है। बट इतना श्योर है कि लेगेसी हमें किसी भी डिसीज्ड पर्सन से उसकी विल के अंडर बिफोर डेथ वो बना के जाता है तब मिलती है, और ये वन टाइम मिलती है। इट्स नॉन रेकरिंग। तो ये एज पर रूल इट शुड बी कैपिटल रिसीट, बट कुछ चेंजेस हुई थी, उसके बाद इसको रेवेन्यू रिसीट भी मान लिया गया, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं होता। जैसे कोई पर्सन डेथ से पहले अपनी प्रॉपर्टी एक एनपीओ को डोनेट कर रहे हैं, तो वो एनपीओ की इनकम बन गई, चाहे वो वन टाइम इनकम है। ऐसे तो एंट्रेंस फीस भी वन टाइम इनकम है। तो वन टाइम का मतलब नहीं है कि वो हमेशा कैपिटल रिसीट होगा। पर्पस क्या है उसका? क्या हम उसको अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो इनकम है। तो इसलिए अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन में जाके हम देखेंगे इसको क्या है, बट इसका मीनिंग क्लियर हो गया ना कि ये लीगल विल के अंडर वन टाइम किसी से मिलती है, नो रेकरिंग है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। रीड करो बेटा इसको। Amount realized from the sale of asset is a capital receipt, so it not be shown as income because it's not a revenue nature. क्या हमें एसेट्स को सेल करके जो पैसा मिलेगा वो हमारे लिए रूटीन इनकम है, या वन टाइम सेल करते हैं हम एसेट को? वन टाइम से। और दूसरा, अब अगर वन टाइम वाली बात को भी छोड़ दिया जाए, उस एसेट को सेल करके वो पैसा कहाँ यूज होता है? एक न्यू एसेट परचेज करने में, राइट? तो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज ए कैपिटल रिसीट बिकॉज इट विल बी यूज्ड टू परचेज अनदर एसेट। हम वो पैसा किसी और एसेट को परचेज करने में लगाएंगे। However, the profit or loss on sale of that asset must be taken into income and expenditure account। किस साइड? अगर लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर, और अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम। हाँ, बट बेटा उस एसेट को सेल करना कभी भी हमारी इनकम नहीं है। किसी के लिए भी एसेट को सेल करना इनकम नहीं होता।
क्लियर ना? जैसे सपोज आपने, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके पास 1 लाख रुपीज की बिल्डिंग थी, एसेट का नेम बिल्डिंग हो सकता है, एसेट का नेम मशीनरी हो सकता है, आपने उसको सेल किया, उसको आपने सेल किया 1,20,000 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000। तो 20,000 रुपीज हमारा इनकम है। बट ये जो 1 लाख रुपीज आ रहे हैं, जो उस बिल्डिंग की बुक वैल्यू है, ये 1 लाख रुपीज हमारे लिए एक कैपिटल रिसीट है। बेटा कैपिटल का मीनिंग समझ लीजिए, इन द ब्रॉड सेंस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जो भी एसेट्स को सेल करके पैसा आता है या लायबिलिटीज को टेक ओवर करके, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली, एंडोमेंट फंड मिला, जब भी हमें लायबिलिटीज से पैसा आएगा वो भी कैपिटल सीट है, जब आपको एसेट से पैसा आएगा वो भी कैपिटल सीट है। बिकॉज कैपिटल इन दो चीजों का रिजल्ट है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इन दो चीजों का रिजल्ट है कैपिटल। तो दैट्स वाई एसेट्स को सेल करना आपके लिए कैपिटल सीट है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू है, लेकिन नॉर्मली जो 1,20,000 आए वो आपके बैंक में ऐड हो जाएंगे और उससे हम कोई नई एसेट परचेज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? नेक्स्ट वर्ड, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। हाँ, ऑनरेरियम क्या होता है? किसी को एक रिवॉर्ड के तौर पे देना, क्योंकि सम टाइम्स कुछ एम्प्लॉय सैलरी नहीं लेते बेटा, जैसे कुछ रिटायर्ड पर्सन होते हैं, ऐसा सुना ना आपने, एक डॉक्टर पीजीए से रिटायर होकर फ्री सर्विस दे रहा है किसी एनजीओ में, किसी एनपीओ में, एक टीचर भी फ्री होकर ऐसे को सर्विस दे रहा है, तो उनको सैलरी नहीं मिलती वहां पे, बट एज ए रिस्पेक्ट उन्हें एवरी ईयर एक रिवॉर्ड मिलता है। तो वो जो भी हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम एज ए ओनर, होता है ना, हम आपकी ओनर में हम आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं। ये कोई गिफ्ट हो सकता है इन काइंड, हम उनको कुछ दिला देते हैं ईयर के एंड पे, ये इन काइंड है। अगर मान लो कोई पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप उसको चार्जेस नहीं पे कर सकते ना, उसके वेलफेयर को, उसकी गुडनेस को आप मनी की टर्म्स में नहीं ले सकते, लेकिन आप उसको गिफ्ट तो दे सकते हो एक अच्छा सा। होता है समटाइम्स, देखा ना लाइफ में आपने कि आपके लिए किसी ने बहुत अच्छा किया कुछ, तो आपने उसको एक गिफ्ट दे दिया उसके किसी भी फंक्शन पे, तो ये एक रिवॉर्ड है उसकी गुडनेस का, क्योंकि हम उसको उसकी प्राइस नहीं पूछ सकते कि आपकी गुडनेस का प्राइस क्या है, बट वी कैन गिव सम रिवॉर्ड। तो ये ऑनरेरियम एक तरह से ऑनर है उन एम्प्लॉयज का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। सैलरी अगर मिल रही है वो तो सैलरी के नेम से ही आएगी, बट ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज हैं जो सैलरी चार्ज नहीं करते, उन्हें मिल रहा है ऑनरेरियम। दोनों चीजें हो सकती है, एक एम्प्लॉय को सैलरी भी मिलती है बट उसकी बड़ी नॉमिनल सैलरी होती है, तो हम ईयर के एंड पे उनको एज ए दिवाली गिफ्ट दे सकते हैं, ये वो भी हो सकता है दिवाली गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। तो बस आपके लिए एक पेमेंट है, चाहे आप उसको एज ए कैश दो या आप कोई गिफ्ट परचेज करो वो दो उसको, आपके लिए एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेटा जब न्यूज़पेपर सेल करते हो तो न्यूज़पेपर परचेज भी तो करते हो आप, न्यूज़पेपर परचेज भी करते हो तभी तो सेल करते हो। तो न्यूज़पेपर को परचेज करना आपके लिए एक्सपेंस है, तो न्यूज़पेपर को सेल करना आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम। तो नॉर्मल इट्स इनकम। दूसरा स्पोर्ट्स क्लब है बेटा, तो स्पोर्ट्स क्लब क्या करता है? स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करता है, तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ क्रिकेट बॉल्स, बैट या कुछ भी टेबल टेनिस का गेम, हम कोई भी गेम के लिए कुछ भी चाहिए हमें, है ना, हर चीज के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, वो किसी टाइप का हो सकता है, तो वो अगर है वहां पर तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर वो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज करने के बाद आप सेकेंड हैंड सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम है। जैसे बड़ा स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट एकेडमी, वहां पर प्लेयर्स क्या करते हैं, जो स्टेट लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो क्रिकेट मैच जब करते हैं वहां पे 50-50 ओवर्स का, आफ्टर दैट क्रिकेट
बॉल्स होती है, बैट होते हैं, अगर वो उनको लगता है कि नाउ इट इज नॉट वर्थ टू यूज, वो उन प्लेयर्स के यूज करने के कैपेबल नहीं है, तो वो उनको सेल आउट कर देते हैं। किन्हें? बच्चों को। क्रिकेट क्लब, आपको तो स्ट्रीट के अंदर खेलना होता है, यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि जो स्टेट लेवल पे खेलता है, लेकिन जो वो प्लेयर्स हैं उनके लिए जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो यूज्ड मटेरियल को स्टूडेंट्स को या बच्चों को सेल कर देते हैं, जिससे उस क्लब को थोड़ी सी इनकम हो जाती है। तो सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल भी सेल होता है स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर। आप वहां से 2000 का क्रिकेट बैट ओनली 500 में परचेज कर सकते हो। डिफरेंस क्या है कि वो यूज किया हुआ है किसी प्लेयर का, उसके बाद जब उसको लगता है कि उसके लिए वो सुटेबल नहीं है, बट आप तो यूज कर सकते हो उसको, आपको तो वो उस लेवल का मैच प्ले नहीं करना, तो ये वो इनकम होती है। उसके बाद बेटा आपका टॉपिक आता है, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सम टर्म्स, बाकी कुछ टर्म्स और रह गई हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आती रहेंगी, पर ज्यादातर इसके अलावा जो टर्म्स हैं वो नॉर्मल हैं। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी या सॉफ्टवेयर चार्जेस या लाइसेंस, लीगल चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें नॉर्मल हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पे करती है और एक एनपीओ भी पे करता है। सर यस बेटा। सर जिस हमारे लिए जो स्पोर्ट क्लब होगा, आपने कहा है कि वैसे तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब हम इसे सेकेंड हैंड सेल करेंगे तभी हमारे रेवेन्यू रिसीट बनेगा। यस, नहीं स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट नहीं है। दोबारा रिपीट करना बेटा, स्टार्टिंग में क्या बोला? कि जैसे आपने कहा था ना कि जैसे स्पोर्ट मटेरियल जब हम परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए तब एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब हम उसे सेकेंड हैंड सेल कर देंगे तब इनकम। ऐसे बोला मैंने सेम। परचेज करना एक्सपेंडिचर है, सेल करना इनकम है। तो अगर लिखा हो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आप उसको कहां लेके जाओगे? एक्सपेंडिचर साइड। नहीं बेटा, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर है वो एसेट्स नहीं बनती हमारी। वो स्पोर्ट्स मटेरियल है, यूज करो, यूज एंड थ्रो होता है, यूज करो फिर फेंक दो या सेल कर दो, वो हमारी एसेट्स नहीं है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं है हमारे लिए। तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज एन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, और उसमें से जितना स्पोर्ट्स मटेरियल सेल कर रहे हो वो आपके लिए इनकम है। एसेट्स को परचेज करना वो बैलेंस शीट में जाता है। जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग कहां जाएगा? सोचो, परचेज ऑफ बिल्डिंग एक्सपेंडिचर है या एसेट है? एसेट। एसेट, तो वो एसेट साइड जाएगा। ऐसी सेल ऑफ बिल्डिंग हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो इनकम नहीं है। एसेट को सेल करना कहीं भी शो नहीं होगा, वो तो आपका ऑलरेडी बैंक में आ चुका पैसा, वो आपके लिए एसेट बन गया। एसेट को सेल करके एसेट ही बनेगा ना वो पैसा, वो फिर हम अगेन खर्च करेंगे उसको किसी एसेट को परचेज करने में, बट उस एसेट को सेल करने में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपके लिए इनकम या एक्सपेंडिचर है। बट स्पोर्ट्स मटेरियल आपके लिए एसेट नहीं है बेटा। ये रूटीन में क्या आप नहीं परचेज करते? बैडमिंटन प्ले करने के लिए क्या करते हो बेटा? बैडमिंटन खेलने के लिए आप क्या करते हो? क्या परचेज करते हो? टेबल टेनिस के लिए क्या परचेज करते हो? डेली क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे, वो डेली क्या परचेज करते हैं? तो वो उनके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल है, वो परचेज करते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट ये कभी आपके लिए एसेट्स नहीं है। डोंट थिंक कि क्रिकेट बैट की लाइफ ज्यादा होती है तो वो एसेट है, नहीं, वो कंज्यूमेबल आइटम है बेटा। किसी स्पोर्ट्स क्लब की आपके लिए एसेट है कि आप कभी कभी खेलते हो। स्पोर्ट्स क्लब में तो बेटा एक क्रिकेट बैट 1 ईयर से ज्यादा चलता ही नहीं, वो उसका एक एक्सपेंडिचर है, एक मटेरियल है, राइट? नाउ हाउ टू प्रिपेयर। ओके बेटा सुखमन? यस सर। ठीक है, आप लोग सामने नहीं हो इसलिए मैं डिटेल में जाता हूँ हर एक टॉपिक को लेकर या हर एक डाउट को लेकर, सो दैट बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाए और हमारी क्लास के अंदर इक्वालिटी बढ़े। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लोग सेटिस्फाई होते हो तो एक बड़ी बात है, ऑफलाइन क्लास में तो हम आपको सेटिस्फाई बहुत इजीली कर सकते हैं, सामने से हम आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फेस इंप्रेशन देख रहे हैं। मेन क्या होता है आपका फेस इंप्रेशन। अगर यही मुझे आपका फेस दिख रहा है तो मैं अपने डिस्कशन को शॉर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गया। अभी क्या है ना, वो बात नहीं बनती, ठीक है? सो दैट और बेटर रिकॉर्ड भी हो रहा है सब कुछ, ये आगे के यूजफुल रहेगा आपके लिए। अब आते बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हाउ टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये वैसे हमारा थर्ड लेक्चर होता है,
फर्स्ट 2 लेक्चर्स में इंट्रो, थ्योरी एंड टर्म्स होती है, बट फिर भी आज थोड़ा लेट हुआ स्टार्ट करने में, नहीं तो हम हमेशा अगर 3:15 स्टार्ट करते हैं तो 5 तक चले जाते हैं। 15-20 मिनट्स को जो हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो अदरवाइज ये मेरा आज का टॉपिक था, हाउ टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट काउंट। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट टैग पे बता देता हूँ। जैसे बेटा हमने एक इलस्ट्रेशन रखी आपके लिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आपको बताया था कल मैंने, हमारा रिसीट एंड पेमेंट काउंट स्टार्ट कहाँ से होता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हो कैश एंड बैंक से। फिर आपको कुछ रिसीट्स मिलती हैं, ये आपके सामने है। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 3 इयर्स के लिए, 18-19 लास्ट ईयर था, 19-20 करंट ईयर है, 2021 कमिंग ईयर है। आपको यहाँ पे मेंशन कैसे चला आपको कि मेरा करंट ईयर 19-20 है? यस एवरीवन? तो बीच में नहीं नहीं बेटा, वो है फंडा वो भी कि बीच में लिखा हुआ है, बट हमारे The पास cash in hand one first Yes. of Yes, April बेटा। 2019 को मिला। एग्जैक्टली 1 अप्रैल 2019 को कौन सा ईयर स्टार्ट होता है? हाउ कुड यू नो? बिकॉज डेट्स आर गिवन। 1 अप्रैल 2019 कौन सा ईयर है बेटा? 1920। ओके एवरीवन? 1920। तो 1920 हमारा करंट ईयर है। तो अब करंट ईयर में हमें जो भी रिसीव हुआ वो आपकी करंट ईयर की इनकम है, बट अभी हमारा टारगेट करंट ईयर की इनकम बताना नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीट्स। रिसीट्स कौन सी हमारी? तीनों ही रिसीट्स हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि रिसीट्स का लिंक रिसीट्स होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर की हो। दैट आर कॉल्ड रिसीट्स बिकॉज दैट हैव बीन रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो बेटा जो मुझे करंट ईयर में मिलता है वो मेरी करंट ईयर की रसीद है, चाहे वो रसीद का लिंक करंट ईयर से हो या प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर से हो। ऐसे ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये कौन सी डोनेशन है? स्पेसिफिक। अब जो नॉलेज मैंने आपको दी है बेटा, अभी ना 3rd लेक्चर ऑनवर्ड्स आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाय चांस अब हमें रुकना पड़ेगा, यहाँ टाइम इज द लिमिट, बट जैसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सैटरडे भी क्लास है आपकी, संडे भी क्लास है इस पर, ठीक है। मैं आपका मॉक टेस्ट डिले कर रहा हूँ, अभी हमारा एक टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ, 3rd परफॉर्मेंस टेस्ट, तो वो डिस्कस होगा संडे को। डिस्कशन के बाद एक क्लास में ये लूंगा एनपीओ की, एंड देन हम उसको नेक्स्ट वीक पे पोस्टपोन करते हैं मॉक टेस्ट को। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये आपके लिए स्पेसिफिक है, पर है तो रिसीट। एंट्रेंस फीस रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीट, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है बेटा? रिसीट के एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसीट के पेमेंट। पेमेंट यस, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेशनरी वी हैव टू परचेज। लाइटिंग पेमेंट, रेट्स, पेमेंट, टेलीफोन, पेमेंट, पोस्टेज पेमेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, सब पेमेंट्स है। बिकॉज एक किसी बिजनेस को चलाने के लिए भी हम ये पे करते हैं, और यहां हम अपने क्लब को, हम अपने स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो स्पोर्ट्स क्लब के आएंगे, हम अपने स्पोर्ट्स क्लब एनपीओ को चलाने के लिए भी प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट्स, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस, इंश्योरेंस, इन सब के लिए पे करते हैं। फॉर एवरीथिंग वी पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमें इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज आवर इनकम ऑब्वियसली, वो आपके लिए सीट है। तो आपको ये समझना होगा, यू आर इन +2 बेटा, आप +1 का फुल अकाउंटिंग बुक कीपिंग कर चुके हैं। यू नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मींस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वहां से जो इंटरेस्ट है वो रिसीव ही होता है हमें, दैट इज रिसीट। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना, दैट इज ए पेमेंट, दैट इज ए पेमेंट। अब आपके लिए बेटा रिसीट एंड पेमेंट काउंट है, और कुछ हमने ऐसे एक पीपीटी डिजाइन किया आपके लिए, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। रिसीट एंड पेमेंट काउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो रिसीट एंड पेमेंट काउंट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। इसकी पहला पॉइंट क्या होगा? किस तरफ आएगा? यहां आएगा या यहां आएगा? फर्स्ट पॉइंट रिसीट साइड आएगा बेटा।
क्या लिखेंगे उसको हम? टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो लिख दें, लो जी लिख दिया मैंने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बट हम ऐसे लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, because I don't want to waste my time on this receipt and payment count because that will be the part of question, इसलिए मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ। फिर हम लाइव क्वेश्चंस करेंगे बुक के। नेक्स्ट क्लास में सबके पास बेटा बुक होनी चाहिए टीएस के ऊपर। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स है बेटा वो सब लिख दी मैंने। आप टू लिखते रहना, यहाँ टू लिखा नहीं हुआ। टू सब्सक्रिप्शन, टाइपिंग के टाइम टू लिखना रह गया होगा। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू एंट्रेंस फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए ये आपका 15-20 मिनट्स का मैटर होता है अगर हम कोई बुक का क्वेश्चन करते हैं लाइव आपके लिए। बट इस तरह से थोड़ा टाइम सेव हो गया, जो 15-20 मिनट्स टाइम कम था हमारे पास, आज वो हमने सेव कर लिया। तो ये सब हमारी रिसीट्स है, सब क्या आगे टू आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन। अब जितनी पेमेंट्स हैं वो भी आ जाएंगी। तो हाँ जी ये 6 साल की सब्सक्रिप्शन हमने क्यों लिखी है इसमें? बेटा तन्वी, मैंने कहा था ना रिसीट का मीनिंग रिसीट बेटा। अभी आप इनकम के पॉइंट व्यू सोच रहे हो, गॉट इट माय पॉइंट? इनकम नहीं है ये बेटा, ये रिसीट है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तन्वी आप मेरे पास आते हो और आप बोलते हो सर ये लो आप प्लीज एक्सेप्ट 5000। ये मेरे लिए क्या है? रिसीट है। आपने Yes, sir. कब पे की? ये 5000 +2 के अंदर। बट क्या ये +1 की फीस हो सकती है? यस, पॉसिबिलिटी है। आपकी तन्वी अभी भी 5000 का फीस अगर ड्यू था +1 का, जस्ट एग्जांपल, तो ये 5000 रुपीज आप मुझे अभी दे सकते हो +2 में आकर, तो ठीक है, इट्स माई रिसीट। बट ये मेरी इनकम नहीं है। तो यही तो ना, आप नेक्स्ट क्लास इंटरेस्टिंग होगी हमारे लिए जब हम रिसीट एंड पेमेंट काउंट को समझ जाएंगे। एवरी टर्म हमें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या टर्म है, तो हम यहां से इनकम साइड को लेके जाएंगे चीजों को। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है बेटा। अभी इनकम कौन सी है, मैं फिर भी तन्वी आपको क्लियर करने के लिए बोल देता हूं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। 2019-20 के लिए जो मिला वो हमारी इनकम है। तो रिसीट मींस एवरीथिंग रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट इनकम इज ऑलवेज ऑफ रेवेन्यू नेचर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। इसलिए यहां तो सब आने दो, पैसा आ रहा है ना, आने दो बस। यहां तो ये बोलते हैं सिंपल फंडा, पैसा आ रहा है आने दो बस। किसका आ रहा है, किससे आ रहा है, किस पर्पज के लिए आ रहा है, किस ईयर का आ रहा है, डजंट मैटर। आप मेरे को जब भी पैसा दोगे आई विल एक्सेप्ट इट। बाद में आई विल आस्क लेटर ऑन कि बेटा ये फीस कौन सी क्लास की है, +1 की है, +2 की है, या नेक्स्ट ईयर बीकॉम की है। तब भी आप हमें बीकॉम की फीस अभी भी दे सकते हो, क्या हम डिनाई करेंगे आपको? नहीं। आप बोलो सर वी आर पेइंग 10,000 यू एज ए बीकॉम फीस, ओके आई विल रिसीव इट, बट वो मेरी इस साल की इनकम नहीं होगी। यू कैन से सर आई एम पेइंग 5,000 माई आउटस्टैंडिंग फीस ओ +1, ओके आई विल रिसीव इट। यू कैन से सर आई एम पेइंग माई +1 अकाउंट्स फीस, +2 अकाउंट्स फीस, ओके ना, यू कैन पे मी 41,000 इन +2। मुझे +2 में आपसे 41,000 मिल सकते हैं, जिसमें 5,000 +1 के होंगे जो आउटस्टैंडिंग थे। यही तो लेक्चर है हमारा अभी आगे वाला, फुल चैप्टर यही है बेटा जो चलेगा। अभी तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम इतना नॉलेज गेन कर रहे हैं। जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो ये चलेगा कि प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है तो रिसीट इस साल की ना। मुझे 41,000 आपको आपसे कब मिला? 2020-21 में, 21 में, ठीक है। 21-22 इज द सेशन। तो 21-22 जो हमारा करंट सेशन चल रहा है, इसमें मुझे आपसे 41,000 मिलता है, जिसमें प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट तीनों ईयर्स का है। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा पीपीटी में क्या हो रहा है, जो जो आइटम यहां से हमने यूज कर ली वो यहां से निकल रही हैं, रिसीट्स निकल गई। अब से क्या रहेगी यहाँ पे? पेमेंट्स। तो नेक्स्ट जैसे करेंगे हम, पेमेंट्स आ गई। अब सब में बाय आना है, बाय लिखना रह गया टाइपिंग करते वक्त, बिकॉज जब स्लाइड्स बनती है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, ये सब बैकएंड पे बनता है अपने आप ही। तो लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स बनाते हैं
जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स या एक्सपर्ट्स होते हैं, तो सब दे आर नॉट द, एक मिनट, दे आर नॉट द अकाउंटिंग पीपल। तो ऐसी एरर्स होती हैं बिकॉज उनको अकाउंट्स नहीं आती होती, उनके लिए ये सब एक ही चीजें हैं। बट नाउ वी आर द कॉमर्स पीपल, अकाउंटिंग पीपल, हमें पता है कि जब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बॉटम, टू सब्सक्रिप्शन। यस तनु, अब बोलो। सो वेजेस एंड सैलरीज पेमेंट है, बट वो हमें रिसीव हो रही है, तो फिर वो पेमेंट कैसे हुई? बेटा रिसीव कब हो रही है, कहाँ लिखा हुआ है, ये चेक करते हैं कहाँ लिखा है कि रिसीव हो रही है। बस ये लिखा है वेजेस सैलरी। आप बताओ कोई भी एनपीओ या कोई भी बिजनेस हाउस इसे पे करते हैं या उसे रिसीव होती है? ओके सर। तो ये हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि वेजेस सैलरी तो हम पे ही करते हैं ना, अगर रिसीव होती है तो लिखा होगा रिसीव्ड। तो ये इंश्योरेंस, वेजेस, पोस्टेज, टेलीफोन, रेट्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, हम सब पे करते हैं। इसे हम +1 में भी क्या बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ये हम सब हमारे एक्सपेंडिचर होते थे। मीन्स हम पहले पे करते हैं, लेजर में आते हैं, वहां से ट्रैवल्स में आते हैं, और वहां से पीएल के डेबिट साइड। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एनपीओ। तो यहां पहले कैश बुक में, फिर लेजर में, लेजर से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद क्या आएगा बेटा, नाउ व्हाट विल वी गेट, इन सब में अगर मैं ये सब प्लस कर दूं तो यहां एक टोटल आएगा, उस टोटल में से अगर मैं ये सब माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे फाइनल आंसर? कैश इन हैंड, क्लोजिंग, मुझे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इन कैश एट बैंक। देखो ये सब आइटम्स यहां से निकलेगी और हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चलेगी, और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जिसमें मुझे पता नहीं कि ये कैश का बैलेंस है कि बैंक का बैलेंस है, बट आई नो इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो नेक्स्ट क्लास में आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे बुक में से। ये 2 क्लासेस हमने इंट्रो पे दे दी आपको। आई थिंक अब काफी हद तक आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे होती है, फुल ईयर के एंड पे क्या क्या चीजें बनती हैं और टर्म्स क्या हैं। तो यहां पे हम क्लास को एक बार रोक सकते हैं, सैटरडे को यहीं से हम पिक करेंगे इसको। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाँ, समटाइम्स कैश इन हैंड का बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं आपको बता दूं कि कैश इन हैंड, आई नो कैश इन हैंड है 11,400, तो कैन यू कैलकुलेट बैंक बैलेंस? वो आपके लिए इनर कॉलम होगा ना, 40,000। 40,000, सिंपल आंसर तो यही आएगा ना। बट फिर आपको पता होगा कि उसमें कैश कितना है और बैंक कितना है, तो ये आपको गिवन होगा, फिर ये गिवन होगा और ये आपकी बैलेंस शीट फिगर होगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। ठीक है बेटा, अब यहां से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो ऑलवेज टॉपिक 3 होता है। थोड़ा सा बीच में आज टाइम भी वेस्ट हुआ पावर फ्लक्चुएशन के कारण, या फिर कुछ आई थिंक नेटवर्क का इशू था, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आई हमें। तो अभी मैं सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, एक और इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज लॉन्ग ब्रेक नहीं होगा। तो टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 आपके हो चुके हैं एंड टारगेट इज अचीव्ड। कुछ भी डाउट है बेटा वो 3rd क्लास में टॉपिक 3 स्टार्ट होने से पहले आप कंफर्म करोगे। इसलिए अगर आपको लगे कि आपका कोई लेक्चर बीच में मिस है या दोबारा देखना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप इनको दोबारा देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, ये नेक्स्ट एपिसोड है बेटा, हाउ टू कन्वर्ट रिसीट इनटू इनकम। रिसीट्स को इनकम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और एग्जांपल होगी सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि सबसे मेन हमारी जो रिसीट है बेटा वो है सब्सक्रिप्शन, जो रूटीन इनकम है। बाकी तो एंडोमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, ये तो एक एक कभी कभी मिलती हैं। जो मेन जिससे क्लब चलता है बेटा, जैसे कोचिंग सेंटर किस पे चल रहा है, आपकी फीस पे। एडमिशन फीस आपसे 1 टाइम ले सकते हैं हम, लेकिन जो ट्यूशन फीस हमें रेगुलर रूटीन में मिलती है उससे हमारी रेकरिंग इनकम है, वहां से हम चल रहे हैं। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन इज द मेन हेडिंग जो हम करेंगे स्टार्ट। पहले हम यहां से समझाऊंगा मैं आपको अपने वे से, फिर हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। बुक्स में क्वेश्चंस के हेडिंग दिए हैं, यू कैन सी सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस,
बुक्स में कुछ भी हेडिंग दी हो हम अपने अकॉर्डिंगली करेंगे सारी हेडिंग, बट अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। क्लास ओवर करो, एनीथिंग एल्स बेटा? गुड इवनिंग सर। ओके, वेलकम सी, गॉड ब्लेस यू ऑल।